हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे। क्या? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में हमने कितनी कक्षा ली थी? स्थानीय स्वशासन में हमने 2 कक्षा ली थी। कितनी कक्षा? 2। और स्थानीय स्वशासन की आज तीसरी कक्षा होने वाली है। हमने स्थानीय स्वशासन में आपको कहाँ पर ले जाकर छोड़ा था? पार्ट नंबर 2 में। तो स्थानीय स्वशासन में हमने आप लोगों को पार्ट नंबर 2 में डीपीएसपी एक अनुच्छेद बताए थे। डीपीएसपी अनुच्छेद नंबर 40 में जब संवैधानिक प्रावधान हो रहा था या संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय आपकी जो स्थानीय स्वशासन था उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक का, तो अनुच्छेद नंबर 40 में रख दिया गया। ठीक है। उसके लिए 2 विचारधारा थी, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा थी, एक गांधीवादी विचारधारा के जो समर्थक थे श्रीमन नारायण, अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो समर्थक थे वह स्वयं आपके अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो वहाँ पर तो रख दिया गया। और आज की जो हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन पार्ट नंबर 3। चलिए देखते हैं स्थानीय स्वशासन। आज की भी कक्षा होने वाली है स्थानीय स्वशासन पर। यह स्थानीय स्वशासन आपका पार्ट नंबर 3 होगा। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का यह पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 यानी भाग नंबर 3। स्थानीय स्वशासन के पार्ट नंबर 3 में हम लोग शुरू करेंगे। बता रहे हैं कि आप लोगों को हमने बताया था कि गांधी जी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और गांव में शक्तियों को बांटा जाए, गांव को सुदृढ़ किया जाए। जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर चलाया जाए। यह सपना किसका था? गांधी जी का। और गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक विकास कार्यक्रम चलाया। और वह चलाया, समय था 1952 ईस्वी। चलिए देख लेते हैं। तो अब हम लोग स्थानीय स्वशासन के पार्ट नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। और गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या था? तो चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। कब? महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। समय था 1952 ईस्वी। क्या था? 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जो गांव में शक्तियों को बांटा जाए या गांव में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, यह सपना किसका था? तो यह सपना महात्मा गांधी का था। और इसी सपने को साकार करने के लिए, किसने? तो जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री हैं भारत के, चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या चलाया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। कब? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी। समय पूरा क्या था? अगर अच्छे से डेटिंग देखना हो तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं रहती है। फिर इसके बाद 1952 ईस्वी में तो इसको कर दिया गया
फिर इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आयोजन चालू हुआ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इसके बाद दूसरा का कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय विस्तार, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को एक साल बाद 1953 ईस्वी में चलाया गया। कब चलाया गया? 1953 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं 1953 ईस्वी में चलाया गया। इसको भी किसने चलाया था? तो इसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही चलाया था। इसको किसने चलाया था? इसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही चलाया था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दोनों कार्यक्रम को स्थानीय स्वशासन में या स्थानीय स्वशासन में शुरुआत करने का कार्यक्रम किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहले वाले कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, ठीक है, क्या किया? उनके याद में चलाया 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। तथा एक वर्ष बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। अब यह दोनों क्या थे? यह दोनों पंचायती राज कह लें या स्थानीय स्वशासन के कार्यक्रम थे। क्या थे दोस्त? कार्यक्रम। स्थानीय स्वशासन के क्या थे? कार्यक्रम थे। स्थानीय स्वशासन के जो कार्यक्रम थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? गांव का विकास करना तथा गांव में सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी को विकसित करना, गांव का विकास करना। इन दोनों का लक्ष्य क्या था? गांव का या गांव का विकास, सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी एवं सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी का विकास करना। समझिए, गांव का विकास करिए सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी के जरिए। ठीक है, यह किसका उद्देश्य था? तो ये जो दोनों कार्यक्रम जो चलाए गए थे, इनके क्या थे? उद्देश्य से। लेकिन ये दोनों क्या हो गए दोस्त? क्या हो गए? विफल हो गए या असफल हो गए। ये दोनों कार्यक्रम क्या हो गए? असफल रहे। क्या हो गए? असफल रहे। ये दोनों कार्यक्रम क्या थे दोस्त? असफल थे। क्यों असफल थे? तो भ्रष्टाचार के कारण। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण ये दोनों कार्यक्रम क्या हो गए? असफल हो गए। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण ये दोनों कार्यक्रम क्या हो गए? असफल हो गए। तो बताइए, जब दोनों कार्यक्रम क्या हो गए? असफल हो गए भ्रष्टाचार के कारण, तो दोनों कार्यक्रमों की जांच करने के लिए, जैसे कोई भी काम बिगड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं कि ये क्यों असफल हुआ। ठीक है, क्यों ये असफल हुआ? असफल होने का कारण क्या है? तो इन दोनों कार्यक्रम जब असफल हुए भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है, तो इसके जांच के लिए, किसके लिए? जांच के लिए, इस दोनों कार्यक्रम के जांच के लिए नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि भ्रष्टाचार के कारण असफल हुए दोनों कार्यक्रम की जांच के लिए। किसके लिए? जांच के लिए, जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? जांच के लिए क्या बनाई गई? समिति बनाई गई। जांच के लिए क्या बनाई गई दोस्त? समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? समिति। जो जांच के लिए समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई, उस समिति का काम क्या था? जांच करना। क्या करना? जांच करना। और उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम जो था
उसका नाम था बलवंत राय मेहता। उस समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। उस समिति का नाम क्या था दोस्त? बलवंत राय मेहता समिति। अर्थात जो स्थानीय स्वशासन के लिए, ध्यान से सुनिए, स्थानीय स्वशासन के लिए जो पहली समिति बनाई गई, उस समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान से सुनिए। अब बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से बता रहे हैं। स्थानीय स्वशासन, आज यह तीसरा पार्ट है। स्थानीय स्वशासन का चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के तीसरे पार्ट में हमने आप लोगों को क्या बताया कि स्थानीय स्वशासन के तीसरे पार्ट में गांधी जी का सपना था कि गांव को शक्तियां दी जाए और गांव को शक्तिशाली बनाया जाए। तो इसको पूरा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की तथा 1993 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का शुरुआत किया। 1993 में असफल हो गए। दोनों कार्यक्रम क्या हुए? असफल। किसके कारण? भ्रष्टाचार। अब जांच के लिए क्या बनाई गई? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। जांच के लिए क्या बनाई गई? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। चलिए अब देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। स्थानीय स्वशासन में अब पहली समिति का गठन करेंगे, समिति के बारे में पढ़ेंगे, समिति का कार्य देखेंगे। आइए देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। पहली समिति कौन बनी? तो पहली समिति बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। किसके बारे में दोस्त? बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। चलिए देखते हैं। यह जांच के लिए पहली समिति बनाई गई है। ठीक है, आइए देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इसके बारे में देखते हैं दोस्त। जो बलवंत राय मेहता समिति है, ध्यान से सुनिएगा, बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन कब हुआ था और इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सब बातें पढ़ेंगे, एक भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 ईस्वी में। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। इसका हाँ, और इसके बारे में लिखिए कि यह स्थानीय स्वशासन की जांच के लिए पहली समिति थी। यह पहली समिति थी। क्या थी? पहली समिति थी। किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के जांच के लिए। स्थानीय स्वशासन के जांच के लिए। किसके लिए? जांच के लिए। स्थानीय स्वशासन के जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति बनाई गई थी, जिसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। ध्यान से सुनिए, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो स्थानीय स्वशासन, जो 2 कार्यक्रम 1952 और 1953 और 53 में विफल हुआ था, उसको जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या कहती है? यह अपना सुझाव क्या प्रस्तुत करती है या अपना रिपोर्ट क्या देती है? तो अपना रिपोर्ट या सुझाव प्रस्तुत करती है, कहती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। यह अपना पहला रिपोर्ट क्या बताई? सुझाव या रिपोर्ट। ठीक है, सुझाव या रिपोर्ट। जो सुझाव या रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति ने बताया, उसमें शामिल क्या क्या था? तो पहला वाला इन्होंने बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। क्या किया जाए? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए।
क्या किया जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। फिर इसके बाद क्या कहा कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, अच्छा कितने स्तर पर किया जाए, बांटा जाए। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है बंटवारा, सत्ता का किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता के विकेंद्रीकरण के बाद दूसरा बात कहा कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, शक्तियों का बंटवारा भी किया जाए। शक्तियों का क्या किया जाए, बंटवारा। अच्छा शक्तियों का बंटवारा जो किया जाए कितने स्तर पर किया जाए, कितने स्तर पर, 3। जो सत्ता का बंटवारा किया जाए या शक्तियों का बंटवारा किया जाए कितने स्तर पर किया जाए, 3। पहला वाला उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर किया जाए। पहला वाला किस स्तर पर, जिला स्तर पर किया जाए, जिला स्तर। पहला वाला जिला स्तर पर किया जाए। दूसरका वाला कहाँ पर किया जाए, तो दूसरका वाला इन्होंने बताया कि खंड स्तर पर किया जाए। किस स्तर पर, खंड स्तर पर किया जाए। पहला वाला जिला स्तर पर, दूसरका वाला खंड स्तर पर, तीसरका वाला ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर, ग्राम स्तर पर या गांव स्तर पर, कोई दिक्कत, दोनों एक ही है। ग्राम स्तर का है चाहे गांव स्तर का है, दोनों एक ही है। अच्छा इन सब में जो बंटवारा किया जाए तो कहा कि जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर, तीनों पर एक विशेष स्थान बनाया जाए और उसमें एक मुख्य व्यक्ति को बैठाया जाए। ध्यान से सुनिए, एक विशेष स्थान बनाया जाए और एक विशेष व्यक्ति को बैठाया जाए और वही शासन करेगा। यह बलवंत राय मेहता समिति का क्या था, सुझाव। बलवंत राय मेहता समिति का क्या था, सुझाव। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव में कहा कि जिला स्तर पर क्या बना दी जाए, जिला परिषद बना दी जाए। जिला स्तर पर क्या बनाई जाए, जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या बनाया जाए, जिला परिषद बनाया जाए। खंड स्तर पर क्या बनाया जाए, तो पंचायत समिति बनाया जाए। क्या बनाई जाए, पंचायत समिति। खंड स्तर पर क्या बनाई जाए, पंचायत समिति बनाई जाए। जबकि ग्राम स्तर पर क्या बनाया जाए, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया जाए। क्या बनाया जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया जाए। यह तो आपके बलवंत राय मेहता समिति की बातें थी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे भी देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। हो गया, जल्दी से करिए, देखते हैं दोस्त आगे। चलिए दोस्त, हो गया, आइए देखते हैं। यह तो बना दिया गया, लेकिन अब इसका अध्यक्ष कौन होगा या इन सब का मुखिया कौन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो जिला स्तर की सत्ता का विकेंद्रीकरण जो किया गया, जिला स्तर पर जो किया गया, कहा गया कि इसका मुखिया जिलाधिकारी को बना दिया जाए। किसको बनाया जाए, जिलाधिकारी को। जिलाधिकारी को ही क्या बना दिया जाए, जिला स्तर का मुखिया बना दिया जाए। किसको बना दिया, जिला स्तर का मुखिया किसको बना दिया जाए, जिलाधिकारी को बना दिया जाए। जो ग्राम स्तर है इसमें प्रधान का चुनाव करा दिया जाए। और सुनिए, हर एक क्षेत्र में या हर एक राज्य में या हर एक स्थान पर यहाँ पर अलग अलग नाम होता है। ठीक है, कहीं पर प्रधान होगा, कहीं पर मुखिया होगा, कहीं पर आंचलिक हो जाएगा। ठीक है, अंचल पंचायत में आंचलिक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, तो कहा गया जो जिला स्तर पर है उसको इसका पावर किसके हाथ में दे दिया जाए, जिलाधिकारी के हाथ में दे दिया जाए। ठीक है, और किसके हाथ में, जो ग्राम स्तर है उसमें प्रधान को मुखिया बना दिया जाए या अंचल को, आंचलिक पंचायत में अंचल को, इसी का नाम कहीं पर बदल कर आता है, मुखिया भी रहता है। ध्यान से सुनिए, फिर कहा गया कि जो खंड स्तर पर है, खंड स्तर पर जो है उसमें एक अधिकारी को बैठाया जाए या एक व्यक्ति को चुन कर बैठाया जाए और उसे मुख्य कार्यकारी नाम दिया जाए। क्या दिया जाए, मुख्य कार्यकारी। मुख्य कार्यकारी नाम दिया जाए। फिर कहा गया, इतना कहने के बाद कहा गया कि सबसे ज्यादा शक्ति इसमें किसको दी जाए, तो सबसे ज्यादा शक्ति देने की बात किसी को कही गई, शक्ति देने की
बात, जो सबसे ज्यादा शक्ति देने की बात कही गई, सबसे ज्यादा शक्ति किसको दी जाए, ग्राम स्तर को दी जाए या ग्राम पंचायत को। सबसे ज्यादा शक्ति किसी को दी जाए तो ग्राम पंचायत को शक्ति दिया जाए, या कह सकते हैं कि जिसको इस किसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण में शक्तियों का वास्तविक जिम्मेदारी किसको दी गई, तो शक्तियों की वास्तविक जिम्मेदारी, शक्तियों की वास्तविक जिम्मेदारी किसको दी गई, तो शक्तियों का वास्तविक विकेंद्रीकरण, शक्तियों का वास्तविक विकेंद्रीकरण किसे दिया गया, ग्राम स्तर को दिया गया। किसको, ग्राम स्तर को। तब भाई जिला स्तर क्या करेगा, सबसे ऊंचे भाग पर बैठेगा, तो जिला स्तर क्या करेगा, जिला स्तर सलाहकार के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, सलाहकार के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, जिला स्तर सलाहकार के रूप में काम करेगा दोस्त। किसके रूप में, सलाहकार के रूप में। अब बताइए, यह जो था, यह क्या था, यह हमने जो बताया बलवंतराय मेहता समिति, यही आपको यही ग्राम पंचायत का स्वरूप लेकर आई। किसका, ग्राम पंचायत का, खंड और पंचायत समिति का और जिला परिषद का या जिला पंचायत का। ठीक है, जिला पंचायत भी कहीं पर मिलेगा, चिंता मत करिए, बताएंगे सब। इसका स्वरूप लेकर कौन आया, बलवंतराय मेहता समिति। तो भारत में, कहां पर, भारत में पंचायत समिति का या सत्ता के विकेंद्रीकरण का, भारत में किसका, पंचायत समिति का या पंचायती राज का। भारत में हम लोग ये क्या देख रहे हैं, पंचायती राज देख रहे हैं। भारत में पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है, बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। भारत, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत में पंचायती राज का शिल्पकार, पंचायती राज का शिल्पकार, भारत में पंचायती राज का शिल्पकार बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है, बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। कोई दिक्कत, इतना तो हो गया। जब इतना हम लोग देख लिए तो समय क्या था, 1957 ईस्वी। एक साल में 1958 ईस्वी में इसने अपना क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साल भर जांच किया, 1 वर्ष जांच करने के पश्चात इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। किसके सामने, नेहरू जी के सामने। और नेहरू जी ने काम क्या किया, कहे कि आपने रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया है, अब इसको कहीं पर प्रयोग करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए जल्दी से आगे देखने का काम करते हैं। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट बनाते रहिएगा ध्यान से, हमेशा कहना ना पड़े। चलिए देखते हैं। 1957 ईस्वी में बनी, 1958 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तब नेहरू जी के दिमाग में आया कि अब इसका हम लोग क्या करें, कहीं पर प्रयोग करें कि यह सक्सेस हो पाती है कि नहीं, सफल हो पाती है कि नहीं। तो उसके लिए किसने, नेहरू जी ने। किसने, नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने दिमाग लगाया कि इसको कहीं पर प्रयोग करके देखा जाए। चलिए तो ध्यान से सुनिए। समय था क्या, 1958 ईस्वी। समय क्या आया, 1958 ईस्वी। और 1958 ईस्वी में सबसे पहली बार ग्राम पंचायत का प्रयोग किया गया था आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। लेकिन स्थापना नहीं की गई थी। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का सबसे पहली बार क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, कह सकते हैं कि प्रायोगिक रूप से, किस रूप में, प्रायोगिक रूप में, प्रायोगिक रूप में पंचायती राज, पंचायती राज 1958 ईस्वी में प्रायोगिक रूप से
प्रायोगिक रूप से 1958 ईस्वी में पंचायती राज आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, स्थापित नहीं किया गया, मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। 1958 ईस्वी में प्रायोगिक रूप से 1958 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लाया गया। जब इसका रिपोर्ट फिर से चेक किया गया इसी के द्वारा, बलवंतराय मेहता के द्वारा, तो यह हद से ज्यादा सक्सेस थी। तब कहा गया कि अब इसको स्थायी रूप से लागू किया जाए, अब इसको क्या किया जाए, स्थायी रूप से लागू किया जाए। तो समय आ गया वह जिसका इंतजार था लोगों को, जो लोगों को इंतजार क्या था, और यह महात्मा गांधी बापू का सपना था, और बापू का सपना साकार होने के लिए तैयार है। समय आया 2 अक्टूबर, कौन अक्टूबर दोस्त, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के, किसने, राजस्थान, कहां पर, राजस्थान राज्य के नागौर जिले के, कहां पर, राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में, जिले के बगदरी गांव में ग्राम पंचायत, बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ किया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का, किसका, पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, किसका हुआ, पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी यानी बापू के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में क्या किया, पंचायती राज को स्थापित किया। किसको स्थापित किया, पंचायती राज को स्थापित किया। अब भारत में पंचायती राज का हो गया आगमन। जब भारत में पंचायती राज का हुआ आगमन तो इसमें भी कुछ त्रुटियां थी। अब बलवंतराय मेहता समिति को कर दिया गया था समाप्त, और अगली समिति बनकर आई। इस पंचायती राज को और सफल बनाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए तैयार होकर आई अगली समिति, और उस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। चलिए देखते हैं अब अगली समिति के बारे में, और इसने क्या बताया था, अशोक मेहता समिति। आइए देखते हैं, अगली समिति थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, जो अशोक मेहता समिति थी, ध्यान से सुन, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। 1977 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1977 ईस्वी में किया गया था अशोक मेहता समिति का गठन। यह क्यों आई थी, तो यह पंचायती राज में और जो कमियां रह गई थी उनको सुधारने के लिए आई थी। आइए देखिए, हमने क्या बताया कि स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज का गठन कर लिया गया है। पंचायती राज में और जो सुधार करना था उसको बताने के लिए एक और अगली समिति आई, और उस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 ईस्वी में। कब किया गया था, 1977
77 ईस्वी में। इस समय सरकार क्या थी, क्या किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आपके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे? यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो बता दीजिएगा कि जो मोरारजी देसाई हैं यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अशोक मेहता समिति को बनाया और जांच करने के लिए बताया। तो अशोक मेहता समिति ने अपना सुझाव या रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या किया? इसने बताया कि जो 3 स्तर पर हमने सरकार को बांटा है, सत्ता का बंटवारा किया है, उसको 2 स्तर पर कर दीजिए। कितने स्तर पर? 2 स्तर। इसने क्या बताया कि द्विस्तरीय गठन किया जाए, सरकार का द्विस्तरीय गठन किया जाए। क्या किया जाए? द्विस्तरीय गठन किया जाए। जो 2 स्तर पर गठन किया जाए उसमें इन्होंने पहला स्तर क्या बताया और दूसरा स्तर क्या बताया? तो इसमें इन्होंने पहला स्तर अपना बताया था जिला स्तर। पहला वाला स्तर क्या बताया था? जिला स्तर बताया था, जिला स्तर। और दूसरा वाला क्या बताया था? मंडल स्तर। पहला वाला जिला स्तर, दूसरा वाला क्या बताया था? मंडल स्तर बताया था। जिला स्तर और मंडल स्तर। जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर इन्होंने बताया कि जिला परिषद का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? जिला परिषद का गठन किया जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। और जो मंडल स्तर है, मंडल स्तर पर मंडल परिषद का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? मंडल परिषद या मंडल पंचायत है, मंडल परिषद का गठन किया जाए। और यह जो मंडल परिषद का गठन किया जाएगा, कितने व्यक्तियों पर किया जाएगा? तो मंडल स्तर का गठन 15 से 20 हजार जनसंख्या पर किया जाए। कितना पर? 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार जनसंख्या पर किया जाए। कितने पर? 15 से 20 हजार जनसंख्या पर क्या किया जाए? मंडल स्तर का गठन किया जाए। यह किसकी रिपोर्ट थी? अशोक मेहता समिति। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो मंडल स्तर है और जिला स्तर है, सुनिए, इन्होंने बताया कि दोनों स्तर पर, यानी मंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर क्या किया जाए? मंडल स्तर, एक शब्द में लिखते हैं, दोनों स्तर पर, दोनों स्तर पर, दोनों स्तर पर क्या किया जाए? दोनों स्तर पर दलगत चुनाव कराया जाए। दलगत चुनाव कराया जाए। मंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी क्या कराया जाए? दलगत चुनाव कराया जाए। मंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी क्या किया जाए? दलगत चुनाव कराया जाए। जो दलगत चुनाव कराया जाए, उसमें कराने के बाद जो क्या बनेगा? प्रतिनिधि बनेगा। क्या चुना जाएगा? प्रतिनिधि। और इसी प्रतिनिधि को सत्ता दे दी जाए। क्या दे दी जाए? इसी प्रतिनिधि को सत्ता दे दी जाए। यह तो क्या हुआ? आपके मोरारजी देसाई के द्वारा गठित जो आपकी अशोक मेहता समिति थी, इतना बताई। लेकिन और ही कही कि ये जो है बता रहे हैं हम, इसको सबसे अच्छा काम किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पहले इसको संविधान में प्रावधान कराइए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
दिया जाए। यदि आप इसे संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तो यह सफल नहीं हो पाएगी, विफल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विफल, क्योंकि संविधान में है नहीं। आप कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, जब संविधान में हो जाएगा तो आपकी बात सभी लोग मानेंगे। इस कारण अशोक मेहता समिति ने कहा कि दोनों स्तर पर दलगत चुनाव कराइए और जो प्रतिनिधि चुना जाए उसी को सत्ता सौंप दी जाए। जब सत्ता सौंप दी जाए, उससे सबसे अच्छी बात इन्होंने बताया कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तब तक कोई देखने वाला, आपका काम सुनने वाला, आपकी बात सुनने वाला है नहीं। तब तक घटना क्या घटती है कि मोरारजी देसाई का शासनकाल हो जाता है पूरा और नई सरकार बनती है और इनके सुझाव को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। इनके सुझाव को नई सरकार ने नकार दिया। नई सरकार ने इस समिति के सुझाव को नकार दिया। इस समिति के सुझाव को नकार दिया। सुझाव को नकार दिया। इस समिति के सुझाव को क्या कर दिया? नकार दिया। मोरारजी देसाई का शासनकाल हुआ क्या? समाप्त। मोरारजी देसाई का शासनकाल जब समाप्त हुआ तब नया प्रधानमंत्री बना फिर से, और नया प्रधानमंत्री इस सुझाव को क्या कर दिया? नकार दिया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब अगली समिति के बारे में पढ़ते हैं और उस समिति को देखेंगे और समिति कौन सी रहेगी उसको भी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगली समिति कौन आएगी। ध्यान रखिएगा कि मोरारजी देसाई की शासनकाल, मोरारजी देसाई की सत्ता गिर चुकी है या मोरारजी देसाई का शासनकाल समाप्त हो गया है। अशोक मेहता समिति के विचारों को क्या कर दिया गया है? नकार दिया गया है। अब अगली समिति या नई समिति बनेगी और उस समिति का नाम रहेगा PBK राव समिति। अगली वाली समिति कौन आएगी? PBK राव समिति। देखते हैं PBK राव समिति। PBK राव समिति। PBK राव समिति ने क्या क्या बात बताई उसको बताएंगे, लेकिन PBK राव समिति का गठन कब किया गया था? तो PBK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। कब किया गया था दोस्त? 1985 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में किया गया था। अब सुनिए, ढेर बहुत ज्यादा बात दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जो अशोक मेहता समिति ने कहा वही बतिया इसने भी कहा था, लेकिन इसने कहा कि संवैधानिक दर्जा के साथ साथ, ध्यान से सुनिए, संवैधानिक दर्जा के साथ साथ चुनाव में महिलाओं को और SC ST को आरक्षण दिया जाए। इसने क्या कहा कि महिलाओं को, किसको? महिलाओं को और SC ST को आरक्षण दिया जाए। क्या किया जाए? SC ST को आरक्षण दिया जाए। ध्यान से सुनिए, इस समिति ने कहा कि महिलाओं को और SC ST को क्या किया जाए? आरक्षण दिया जाए। और जो बनाई गई है, जो हमने सुझाव दिया है, और ये सुझाव क्या दी? जो अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था वही दिया इन्होंने, लेकिन इसने कहा कि त्रिस्तरीय बनाई जाए। कस्तरीय? त्रिस्तरीय बनाई जाए। कहा कि संवैधानिक दर्जा भी देने की आवश्यकता है। क्या? संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। संवैधानिक दर्जा, क्या? संवैधानिक दर्जा भी देना है। किसको? पंचायती राज को। जब तक आप संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तब तक कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। फिर इसके बाद एक नई समिति बनी। उस समिति का नाम क्या रखा गया? उस समिति का नाम रखा गया LM सिंघवी समिति। कौन सी समिति?
यार देख लीजिए इधर, LM सिंधवी समिति, कौन सी समिति? LM सिंधवी, LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति लक्ष्मी मल, ध्यान से सुनिए, L से लक्ष्मी, M से मल, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति का गठन कब किया गया था? तो लक्ष्मी मल सिंधवी समिति का गठन किया गया था 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। इसने अपनी रिपोर्ट में या जांच में क्या प्रस्तुत किया? तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। कितनी सरकार? त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। त्रिस्तरीय सरकार के साथ साथ चुनाव में महिलाओं को, किसको? महिलाओं को प्लस SC और ST वालों को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को और SC ST को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। सबसे जो मुख्य बात है, कहा इन्होंने कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, इतना किसने बताया? LM सिंधवी समिति। सिंधवी समिति का गठन 86 में, PBK राव का गठन 85 में। इसने भी कहा कि महिलाओं और SC ST को आरक्षण दिया जाए। इसने कहा कि 2 स्तरीय बनाई जाए। अशोक मेहता के विचार का इसने समर्थन किया था। ठीक है, LM सिंधवी समिति क्या बताई? 86 में गठन, त्रिस्तरीय सरकार, महिलाओं को और SC ST को क्या किया जाए? आरक्षण दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया। देखिए, इतना के बाद अगली जो समिति का गठन किया गया, अगली समिति थी थुंगन समिति। अगली समिति थुंगन समिति थी। कौन सी समिति? थुंगन समिति। ध्यान से सुनिए, थुंगन समिति। जो थुंगन समिति थी, थुंगन समिति, ध्यान से सुनिए, एक शब्द में सबका उत्तर एक शब्द में। थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। इसने क्या किया? इसने भी बताया कि त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। कस्तरीय? त्रिस्तरीय सरकार। कस्तरीय? त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। महिलाओं को और SC ST को आरक्षण दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ध्यान से सुनिए, थुंगन समिति ने LM सिंधवी समिति की सेम बातों को रखा था। बस यहाँ इतना ध्यान सुनिए, थुंगन समिति का गठन 88 में हुआ था, बस इतना जान लीजिए। और इसने पूरा क्या किया था? इसके बातों को, किसको बातों को रखा था? तो थुंगन समिति ने पिछला जो आपकी आई है LM सिंधवी समिति, सिंधवी समिति की बात को क्या किया था? रखा था। अब लास्ट में आती है गडगिल समिति। इसको मिटाते हैं और गडगिल समिति को देखते हैं। लास्ट में आई गडगिल समिति। ध्यान से सुनिएगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। गडगिल समिति से प्रश्न आएगा। पहला वाली जो बनी थी LM सिंधवी थी, अशोक मेहता थी, कौन मेहता थी, उसको आप जानिएगा। लास्ट में आई आपकी गडगिल समिति। कौन सी समिति? गडगिल समिति। देखिए, लास्ट वाली समिति है गडगिल समिति। अंतिम समिति बनकर आई थी पंचायती राज के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए गडगिल समिति। गडगिल समिति जो आई थी, गडगिल समिति का गठन कब किया गया था? तो गडगिल समिति का गठन किया गया था 1988 ईस्वी में। जब थुंगन समिति का गठन किया गया था उसी समय किया गया था। ठीक है, गडगिल समिति का गठन किया गया 1988 ईस्वी में। गडगिल समिति ने भी जांच किया और जांच के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। क्या? जांच किया और जांच के बाद अपना रिपोर्ट या सुझाव दिया। और उस सुझाव में क्या दिया था तो उसको देखते हैं। जो सुझाव दिया गडगिल समिति ने, उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए।
ठीक है, कितने स्तर की सरकार बनाई जाए, त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। इसने अपना सुझाव दिया और उस सुझाव में पहला वाला बताया कि त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए। कितने स्तर की सरकार, 3 स्तर की सरकार बनाई जाए। फिर हाँ, तीनों स्तर में चुनाव कराए जाए, चुनाव कराए जाए और प्रतिनिधि चुने जाए, और प्रतिनिधि चुने जाएं। और यही तीनों स्तर में जो तीनों प्रतिनिधि चुने जाएंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, हर एक क्षेत्र के मुखिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मुखिया कहलाएंगे। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के मुखिया होंगे। फिर कहा गया कि इसका जो है कि शासन काल या इसका समय अवधि 5 साल की जाए। समयावधि कितने साल की जाए, समयावधि 5 वर्ष किया जाए। 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष की जाए। क साल की जाए, समय अवधि इसकी क्या कितनी की जाए, 5 वर्ष की जाए। क साल, 5 वर्ष की जाए। फिर कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। मतलब इसी का वही बात तो हुआ, अगर मैं बता दिए, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाए, प्रावधान किया जाए। फिर इसके बाद इसने कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य, ध्यान से सुनिए, कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। क्या किया जाए, किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। और कुछ इसमें कहा गया था तो उसको भी देखते हैं। क्या कहा गया था, कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया जाए। क्या किया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। लेकिन अंतिम में इन्होंने आकर कहा कि पहले इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या किया जाए दोस्त, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गडगिल समिति की सिफारिश को ही पंचायती राज में माना गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था को लाते समय किस समिति को स्तंभ माना गया, तो गडगिल समिति को। किस समिति के विचारों को स्वीकारा गया, गडगिल समिति के विचारों को स्वीकारा गया। यह तो रही गडगिल समिति के बारे में। और गडगिल समिति ने यह भी कहा था कि महिलाओं को, किसको, महिलाओं को, ध्यान से सुनिए, गडगिल समिति ने और बात बताई थी, महिलाओं को और SC/ST को चुनाव में आरक्षण दिया जाए। क्या किया जाए, चुनाव में आरक्षण दिया जाए। किसने बताया, यह गडगिल समिति का पूरा प्रावधान था। हो गया। तो गडगिल समिति की, गडगिल समिति को ही क्या माना जाता है,
पंचायती राज का स्तंभ माना जाता है। गढ़गिल समिति को क्या माना जाता है? पंचायती राज का स्तंभ माना जाता है। इतना तो हो गया। अब आगे चलते हैं, पंचायती राज के बारे में विशेष बातें देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से करिएगा। हो गया? चलिए देखते हैं। हो गया दोस्त? चलिए, इतना तो हमने आप लोगों को बता दिया। जो गढ़गिल समिति है, गढ़गिल समिति अशोक मेहता समिति से लेकर गढ़गिल समिति तक हमने आपको क्या किया है, बता दिया। तो आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक हमको जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।